नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस की। मतलब उस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो एक घर के सपने को हकीकत बनाती है। तो अगर कोई अपना घर खरीदने का प्लान कर रहा है या बस ये जानना चाहता है कि भाई ये होम लोन आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, तो अगले कुछ मिनट बहुत काम आने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। एक खूबसूरत घर का सपना देखना और फिर उसे हकीकत में बदलना, इन दोनों के बीच ना एक पूरा सफर होता है। और पता है, उस सफर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी क्या है? वो है हाउसिंग फाइनेंस को ठीक से समझना। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक एक करके खोलते हैं और हर जरूरी बात को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले उन बेसिक बातों पर एक नजर डालते हैं जो किसी भी घर के सपने की मजबूत नींव रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सवाल उठता है कि ये हाउसिंग फाइनेंस आखिर है क्या चीज़। देखिए, इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने होने वाले घर के लिए किराया ही दे रहे हैं। बस फर्क ये है कि हर महीने दी जाने वाली किश्त के साथ आप धीरे धीरे उस घर के मालिक बनते जा रहे हैं। कमाल है ना। मतलब ये एक ऐसा जरिया है जो हमें आज घर खरीदने और फिर उसे आराम से धीरे धीरे चुकाने की आज़ादी देता है। अच्छा, घर खरीदने की शुरुआत होती है डाउन पेमेंट से। ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत का वो हिस्सा है जो खरीदने वाले को अपनी जेब से देना होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो डाउन पेमेंट 5 लाख से 12.5 लाख के बीच कुछ भी हो सकता है। और जो बाकी का 75 से 90% पैसा है वो बैंक लोन के तौर पर दे देता है। चलिए अब आते हैं लोन की प्रोसेस की पहली बड़ी चुनौती पर, और वो है बैंक से लोन की मंजूरी पाना। बैंक आखिर ये फैसला लेते कैसे हैं? ये सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहीं से ये पता चलता है कि किसी को कितना लोन मिल भी सकता है। इसके लिए ना बैंक एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इस फॉर्मूले का एक नाम है, इसे कहते हैं FOIR, यानी कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका काम बहुत सीधा सा है। बैंक बस ये देखता है कि किसी की महीने की कमाई का कितना हिस्सा, कितना परसेंट पहले से ही दूसरी किस्तों में या दूसरे फिक्स्ड खर्चों में जा रहा है। और बस इसी से बैंक ये अंदाजा लगाता है कि कोई इंसान एक नया लोन, एक और EMI आराम से चुका पाएगा या नहीं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी की महीने की कमाई 1 लाख रुपए है। उनके कार लोन की EMI आती है 15,000 रुपए, और जो होम लोन वो लेना चाहते हैं उसकी EMI बनेगी करीब 30,000 रुपए। तो उनकी कुल फिक्स्ड देनदारी कितनी हुई? 45,000। यानी कि उनका FOIR हो गया 45%। अब काम की बात यह है कि ज़्यादातर बैंक ये चाहते हैं कि किसी का भी FOIR 40 से 55% के बीच ही रहें। आप कह सकते हैं कि ये वो दायरा है जिसे बैंक एक सेफ लिमिट मानते हैं। और अगर किसी का FOIR इस लिमिट से ज्यादा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ आसान तरीके हैं जिससे इसे बेहतर किया जा सकता है। जैसे अगर कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन चल रहा हो तो उसे पहले चुका दें, या फिर परिवार के किसी और कमाने वाले सदस्य के साथ मिलकर जॉइंट लोन के लिए अप्लाई करें। चलिए मान लिया कि लोन की मंजूरी मिल गई। अब अगला कदम है उस लंबी चलने वाली जिम्मेदारी को समझना जिसे हम सब EMI के नाम से जानते हैं। EMI यानी हर महीने दी जाने वाली एक फिक्स्ड रकम। लेकिन यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस एक किस्त के अंदर ना दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपके असल लोन यानी मूलधन को कम करता है, और दूसरा हिस्सा उस लोन पर लगने वाला ब्याज होता है। और ये EMI कितने समय तक चलेगी उसे कहते हैं लोन की अवधि या टेन्योर। जितनी लंबी अवधि होगी EMI उतनी ही छोटी होगी। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि लंबी अवधि का मतलब है कुल मिलाकर ज्यादा ब्याज चुकाना। ये समझना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है कि वक्त के साथ EMI का कैरेक्टर कैसे बदलता है। लोन के शुरुआती सालों में ना किस्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं वही किस्त ज्यादातर आपके असल लोन को यानी मूलधन को कम करने लगती है और आप तेजी से अपने घर के पूरे मालिक बनते जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो लोन अप्लाई करते समय बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इसे अपनी तैयारी की एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट ही समझिए। देखिए, लोन के प्रोसेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। KYC आपकी पहचान साबित करता है। इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप ये दिखाता है कि आप लोन चुका सकते हैं, और प्रॉपर्टी के कागजात ये बताते हैं कि आप कौन सा घर खरीद रहे हैं। इन सब को अगर पहले से तैयार रखा जाए तो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाती है। ये जानना भी अच्छा है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के होम लोन मिलते हैं।
जैसे नया घर खरीदने के लिए परचेज लोन है, अपनी ज़मीन पर घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन लोन, और अगर मौजूदा घर की मरम्मत करानी हो या उसे बड़ा करना हो तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन लोन भी होते हैं। चलिए अब इस पूरी मेहनत और प्रोसेस के सबसे अच्छे पहलू पर आते हैं, यानी वो फायदे जो इस सफर के आखिर में मिलते हैं। एक होम लोन सिर्फ एक घर नहीं देता, बल्कि इसके साथ कई और फायदे भी लाता है। इससे कम उम्र में ही अपनी एक प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलता है, जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और साथ ही जो ईएमआई चुकाई जाती है उस पर टैक्स में भी छूट मिलती है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो मन का डर खत्म हो जाता है और हम ज़्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैसले ले पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हम होम लोन को देखें कैसे? क्या इसे 30 साल तक चलने वाला एक कर्ज, एक बोझ समझें, या फिर इसे अपने आने वाले कल के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव माने? इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।